हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हर रोज़ कमेंट करते हैं। जैसे सहारन आज़ाद हैं, कार्तिक, नौशाद अली, मनोहर लाल, शानुक छित्री, आशिफ, दिल्ली करोल बाग से, अंकित भाई, फ़ारूक अहमद, राजेंद्र प्रसाद, मुन्नावर अहमद, राकेश सिंह, बरकत अली, भुवनेश्वर कोरम, जितेंद्र राठौड़, AK-47 अनिल, प्रीतम, राधे एफएम, हाफ डॉक्टर, आदेश शाह, प्रकाश छेत्री, महेंद्र हरदे, ये हरदा से हैं, प्रदीप राठी फ्रॉम पाकिस्तान, पनवीर सिंह बंजारे, MX प्लेज, MP बालाघाट से, सुजीत कुमार, संतराम कुंजम जो कि नेपाल से हमारी कहानी सुनते हैं, थैंक यू भाई, दीपक कुमार, मोना जसाना, साहिल प्रसाद, आशीष मिश्रा, राजकुमार, बरकत अली, अनिल पोदर, आशीष मिश्रा, दीपक कुमार, पांडे गीताबेन, मनोज साना। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं कहानी के साथ, वो ज़रूर से ज़रूर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें भेजें। हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां से हमारी कहानी सुनते हैं, और अगली वीडियो में ऐसे ही उनका भी नाम लिया जाएगा। और जो हमारे नए मेंबर जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी चैनल की मेंबरशिप ली है। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ या मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और भी सारे अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर लिंक से हमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कहानी को सुनने के साथ साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें, जिससे जल्द से जल्द हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम आपको और भी नई नई कहानियाँ ऐसे ही लेकर आते रहें। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 48 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने पायल को मना लिया था। इसी बीच उधर अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई थी। लोग समर को मारने का प्लान बना रहे थे। कंकाल लेक के लोग और इंदौर शहर में आ चुके थे। शाम को शॉपिंग के बाद सब समर और कियारा अपने विला पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विला के रूम की लाइट जल रही थी। अंदर कोई न कोई तो बैठा था। कियारा और समर ने देखा, लिविंग रूम जगमगा रहा था। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला कपड़ा लिए सोफे पर सफाई कर रही थी। वो महिला लगभग 50 साल की थी। चेहरे पर झुर्रियां और थोड़ी मोटी थी, लेकिन जिस तरह वो सफाई कर रही थी बहुत कुशल लग रही थी। समर ने अपनी भौहें चढ़ाई, क्योंकि वो उस महिला को नहीं जानता था। लेकिन उस महिला को देखकर कियारा का चेहरा खिल उठा। कियारा ने खुशी से कहा, माया आंटी, आप वापस आ गई। कियारा को देखते ही महिला की आंखें चमक गई। उसने भी भारी आवाज में कहा, हाँ तो। उसने सिर्फ इतना ही कहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला ठीक नहीं था। कियारा ने प्यार से पूछा, माया आंटी, क्या आपके गले में कुछ गड़बड़ है? माया आंटी ने एक बार फिर कहा, हाँ। समर अभी भी कंफ्यूजन में था। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन का भाव देखकर कियारा ने कहा, जान, ये माया आंटी है, इस विला की केयर टेकर। ये किसी काम से अपने घर गई थी, आज ही वापस आई है। उसकी बात सुनकर समर को अचानक याद आया कि वो जब विला में आया था तब कियारा ने उसे एक हाउसकीपर के बारे में बताया था, जिसका नाम मिस माया था। लेकिन वो किसी पर्सनल काम से घर चली गई थी। लेकिन जाहिर है, जब वो समर विला में आया है तो पहली बार ही घर जा चुकी थी, इसलिए जब वो उससे कभी मिला नहीं था। लेकिन समर को अभी भी इस पर शक हो रहा था। कम से कम उसे विला में वापस आने से पहले कियारा को फोन तो करना चाहिए था। लेकिन जाहिर है उसने ऐसा नहीं किया। बिना किसी सूचना के सीधे वापस आ गई। कियारा ने माया से कहा, माया आंटी, चूंकि आपका गला ठीक नहीं है इसलिए आप आराम कीजिए। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। आज रात मैं खाना बनाऊंगी। समर के आने से पहले हमेशा मिस माया ही खाना बनाती थी, लेकिन अब वो बीमार थी, इसलिए उसने सोचा कि वो खाना बना लेगी। कियारा के सुझाव के बारे में समर के पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। वो शॉपिंग किया हुआ ग्रोसरी का सारा सामान किचन में ले गया और खाना बनाने लगा। क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, समर ने सिर्फ 4 व्यंजन बनाए। समर ने खाना बनाने के बाद उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और सबने खाना शुरू कर दिया। मेज पर कियारा बार बार माया आंटी के कटोरे में खाना डाल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि कियारा उनके बेहद करीब थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मिस माया थी
जो हमेशा कियारा का ध्यान भी रखती थी। समर अभी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी उनकी नजर माया आंटी के हाथों पर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, इस औरत के हाथ कुछ ज्यादा ही कोमल और सफेद नहीं? एक हाउस कीपर का काम खाना बनाना और घर की सफाई करना था, जिसकी वजह से उसके हाथ खुरदरे और कटे फटे होने चाहिए थे। लेकिन इस औरत के हाथ काफी सफेद और कोमल थे। समर को यह बात असामान्य लग रही थी। एक और समस्या थी। जब से वो आई थी, उसने समर और कियारा से ज्यादा बात भी नहीं की थी, और वो इस बात का जवाब हाँ या ना में दे रही थी। हालांकि समर को महसूस हो रहा था इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उसके बनाए हुए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, जिन्हें तीनों ने कुछ देर में खत्म कर दिया। रात के खाने के बाद मिस माया किचन में बर्तन धोने चली गई, जबकि समर और कियारा टीवी देखने के लिए लिविंग रूम पर सोफे पर बैठ गई। तभी समर ने कियारा से पूछा, हनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये मिस माया कहाँ रहती है और इसके किसके साथ रहती है? कियारा ने थोड़ा हैरानी से कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? समर ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं हनी, बस ऐसे ही चिंता हो रही थी। उन्होंने इतने लंबे समय तक तुम्हारा ख्याल रखा, अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम उनका थोड़ा ध्यान रखें, बस इसलिए पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हनी, मिस माया बहुत अच्छी है। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका एक विकलांग पति है। मैं भी एक बार उनसे मिलने गई थी। समर मुस्कुराया और कियारा चुपचाप बातें बोलती रही, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उनमें एक चमक थी। उनको ऐसे ही टीवी देखते देखते रात के 10 बज चुके थे। कियारा के सोने का समय हो गया। समर ने उसे गोद में उठाया और बेडरूम की ओर चल दिया। समर कियारा के साथ थोड़ा फ्लर्ट करना चाहता था, लेकिन मिस माया के घर पर होने के कारण वो कियारा को छोड़ने के तुरंत बाद वापस नीचे अपने बेडरूम में आ गया। वो बेडरूम में जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गया, खुद को कंबल से ढक लिया, खर्राटे लेने लगा। समर सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन समर को इस बात की हैरानी थी। मिस माया ने काफी देर तक कोई हरकत नहीं की। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए, लेकिन मिस माया ने कुछ भी नहीं किया। समर ने मन ही मन कहा, वाह, यह किलर बहुत धैर्यवान है। उसे शक होने लगा था कि मिस माया भेष बदलकर आई हुई कोई किलर है। भेष बदलना एक किलर के लिए सबसे जरूरी हुनर होता है, और इस किलर ने बहुत अच्छे से भेष बदला था, जो कियारा को पता ही नहीं चला। लेकिन उसके गोरे हाथ इस बात का सबूत थे कि वो असली मिस माया थी नहीं। रात के 2 बज गए थे। हाथ में तंबाकू पाइप लिए, खंजर लिए एक काला सा व्यक्ति धीरे से समर के बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। ये दिन का वो समय था और जब व्यक्ति सबसे ज्यादा थका हुआ और गहरी नींद में होता है। वो काला सा व्यक्ति बिना किसी आवाज के सावधानी कदम उठा रहा था, ताकि कमरे में मौजूद व्यक्ति को पता न चले। उसकी आंखों में ठंडक और किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। अगर कियारा यहाँ होती तो उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती। वो हाउसकीपर मिस माया का भेष बदल कर आया था। उस समय मिस माया के चेहरे पर जरा भी फ्रेंडली भाव नहीं था, बस एक ठंडा ओरा निकल रहा था, जो साफ महसूस किया जा रहा था। ऐसे भेष बदलना एक एडवांस मेकअप स्किल थी, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में हीरोज के डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज हो जाती। इस किलर ने भी ऐसे ही मेकअप स्किल का यूज किया था। मिस माया समर के बेडरूम में आ गई। उसने थोड़ा ध्यान से दरवाजा खोला। समर को गहरी नींद में देखकर उसकी आंखों में ठंडक छीस आ गई। लेकिन मिस माया ने समर को तुरंत खंजर नहीं मारा। वो जानती थी कि शैडो किंग बहुत अलर्ट था। अगर वो नींद में भी होता तो भी उसे मार नहीं पाती। मिस माया ने अपने मुंह से पाइप निकाला, धुआं उड़ाया, जिसे पूरा कमरा भर गया। ये खास किस्म की खुशबू थी, जो किसी को भी बेहोश कर सकती थी। 5 मिनट बाद जब उसे यकीन हुआ कि समर बेहोश हो गया है, तो वो अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए समर की ओर बढ़ने लगी। खतरा लगातार समर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। मिस माया ने मन ही मन सोचा, 10 करोड़ डॉलर। अगर मैं शैडो किंग का सिर काट दूं तो मुझे 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। मिस माया की आंखों में उत्साह की एक चमक आ गई। उसने अपना खंजर थाम लिया और उसे समर के सीने में घोंपने के लिए आगे बढ़ा दिया। जैसे ही
खंजर समर के सीने में घुसने वाला था, वो 2 उंगलियों से ही रुक गया और उसके बाद 1 इंच भी नहीं हिल सका। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। मिस माया ने नीचे देखा तो समर ने अपनी आंखें खोल दी। समर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसकी दोनों उंगलियां खंजर को मजबूती से पकड़े हुए थी। मिस माया ने चौंक कर कहा, तुम अभी तक सोए नहीं हो। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। समर ने हंसते हुए कहा, कंकाल लेक के नंबर 1 किलर, अभी ना, जो किलर्स की रैंकिंग में 3rd प्लेस पर है। तुम आमतौर पर जिस तरीके का इस्तेमाल करती हो उसमें मेडिसिनल, ओरोमा और खंजर दोनों शामिल होते हैं। तुम पहले अपने दुश्मन को बेहोश करती हो और फिर खंजर से एक ही बार में अपने दुश्मन को मार देती हो। समर की बात सुनकर मिस माया की भेष में आई अबीना दंग रह गई। अबीना के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। आंखों में दहशत भर गई। उसने कभी उम्मीद नहीं थी कि समर उसे इतनी जल्दी पहचान लेगा, इसीलिए तो नंबर 1 किंग था। अबीना ने दहशत से पूछा, मेरी बेहोशी की दवा ने तुम पर असर क्यों नहीं किया? और यही तो उसका सीक्रेट वेपन था। उसके इस वेपन में कई A क्लास के मार्शल आर्ट फाइटर भी नहीं बच सके थे, और यहां तक कि इस हथियार से S क्लास के फाइटर भी मारे गए थे। शैडो किंग कैसे ठीक हो सकता था? समर ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, ये एक किंग है, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट क्यों बताऊं? हालांकि उसके शब्दों में उसे सचमुच गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से में कहा, चूंकि तुम मिस माया नहीं हो तो मुझे बताओ असली मिस माया कहाँ है? अबीना ने मौके का फायदा उठाया और कहा, जब तुम मुझे जाने दोगे तो शायद मैं तुम्हें बता पाऊं। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये कैसे हो सकता है? जब तुम मुझे मारने का फैसला कर लेकर आई थी तब ही तुम्हें नरक जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां से खंजर की ओर दबा दिया और मजबूत खंजर 2 टुकड़ों में टूट गया। जब अबीना ने देखा कि खंजर ही टूट गया तो उसका बायां हाथ समर के गले की ओर बढ़ गया। वो उसके गले की हड्डी तोड़ देना चाहती थी, लेकिन तभी समर का हाथ बिजली की गति से उसके हाथ पर गया और समर ने उसके हाथ को भी जोर से खींच दिया। एक चटाक की आवाज आई। अबीना की कलाई तुरंत टूट गई। उसकी सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी। अबीना ने देखा कि वो शैडो किंग का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो भागने के लिए मुड़ी। उसको भागता हुआ देखकर समर तुरंत बिस्तर से नीचे कूदा और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम भागना चाहती हो, लेकिन क्या तुम भाग सकती हो? ये कहते हुए उसके पीछे दौड़ा। अबीना अभी लिविंग रूम में भागी थी। दरवाजा खोलने ही वाली थी कि समर ने उसे गिरा दिया। उसने सोफे के एक तकिए से उसकी ओर फेंक कर उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसने मुंह से गर्म खून की भी धार निकली। अबीना जानती थी कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए वो समर से लड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी और समर का मुकाबला कैसे कर सकती थी। तभी धमाके की आवाज आई। एक ही मुक्के में समर ने अबीना की 2 पसलियां तोड़ दी। उसका शरीर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। इन्हीं आवाजों की वजह से दूसरी मंजिल पर सो रही कियारा की नींद भी खुल गई। कियारा ने आवाजें सुनकर हैरान होते हुए धीरे से कहा, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है नीचे कोई लड़ रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। यह कहते हुए अपने बिस्तर से उठी और लिविंग रूम की ओर चल पड़ी। उसने लिविंग रूम में जाते ही देखा, वहां बिल्कुल अंधेरा था। उसने जैसे ही लाइट का स्विच दबाया, सामने का सीन देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। समर ने मिस माया के सीने पर अपना पैर रखा हुआ था। कियारा ने जोर से कहा, डियर, आप ये क्या कर रहे हैं? मिस माया को छोड़ दीजिए। कियारा को नहीं पता था कि ये भेष बदलकर कोई खतरनाक किलर आया है, इसलिए वो चाहते थे कि समर मिस माया को छोड़ दे। समर ने स्वाभाविक रूप से कियारा की बात नहीं मानी। उसने अबीना की गर्दन पर पैर रखा और तुरंत उसकी गर्दन तोड़ दी, जिसकी वजह से अबीना की आंखें धुंधली और बेजान हो गई। कियारा ने कंफ्यूजन में पूछा, अभी आपने ये क्या कर दिया? मिस माया मेरी हाउस कीपर थी, उन्हें क्यों मार डाला? समर ने भौहें सिकोड़ी और उसे बताया, हाँ नहीं, ये मिस माया नहीं है, ये उनके भेष में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो मुझे मारने के लिए आई थी। किलर? ये सुनते ही कियारा के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। जमीन पर पड़ी महिला मिस माया थी। वो किलर कैसे हो सकती थी? वो मिस माया को लंबे समय से जानती थी।
समर समझ गया कि कियारा को उसकी बातों पर यकीन नहीं, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। कियारा एक ऑर्डिनरी इंसान थी और इसलिए उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया की समझ थी नहीं। समर ने अपना दाहिना हाथ उस महिला के चेहरे पर रगड़ा। पल भर में उसने उसके चेहरे पर एक पतला सा नकाब हटा दिया। नकाब हटते ही एक पीला सा चेहरा सामने आया। वो महिला तकरीबन 30 साल की एक कॉकेशियन महिला थी। वो साफ तौर पर मिस माया नहीं थी। कियारा ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसके मन में एकदम से कई सवाल उठे। क्या ये कैसे संभव है? वो मिस माया कैसे नहीं हो सकती? वो समझ नहीं पा रही थी कि किसी व्यक्ति का चेहरा एक नकाब से कैसे बदला जा सकता है। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कियारा को समझाते हुए कहा, ये एक मेकअप तकनीक है कियारा, जिसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं, और लोग रियल लाइफ के एक्टर्स डुप्लीकेट बनाने के लिए करते हैं। अंडरवर्ल्ड में किलर खुद को छिपाने के लिए भी करते हैं। इसका नाम किलर अबिना था। ये स्कल यूनियन कंकाल लीग की एक किलर थी। समर के समझाने के बाद कियारा को आखिरकार समझ आ गया। ये वाली मिस माया एक किलर थी और वो एहसास से उबर गई थी। समर को पता चला कि वो किलर थी, ये सोचकर वो डर गई थी। अगले ही पल कियारा के मन में एक सवाल आया। अरे नहीं, अगर ये मिस माया नकली थी तो असली मिस माया कहाँ है? अब कियारा मिस माया के लिए चिंतित हो गई थी। कियारा ने चिंता में कहा, हनी, चलो मिस माया के घर चलते हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि वो सुरक्षित है या नहीं। मिस माया पिछले कुछ सालों से कियारा का ख्याल रख रही थी। दोनों बहुत करीब थी और वो जल्दी से मिस माया के चेहरे को देखना चाहती थी। कियारा बस यही दुआ कर रही थी कि उस किलर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। समर ने भी कियारा की बात मान ली। हालांकि रात के 2 बज रहे थे, फिर भी दोनों मिस माया के गांव की तरफ चल पड़े। चूंकि रात आधी थी, इसलिए सड़क पर गाड़ियां भी बहुत कम थी। दोनों जल्दी से मिस माया के घर पहुंच गए और मिस माया एक कमरे में रहती थी। तभी खटखट की आवाज की। कियारा लगातार दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो कियारा को उनकी और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उसने बिना देरी किए अपना फोन निकाला और मिस माया का नंबर मिला दिया, लेकिन मिस माया का फोन चालू नहीं था। इससे कियारा बहुत चिंतित हो गई और उसे मिस माया के लिए चिंता हो रही थी। तभी समर ने धीरे से कहा, खून की गंध। उसका नाक बहुत सेंसिटिव था। उसे खून की गंध आ चुकी थी। समर ने तुरंत दरवाजे को किक मारी और दरवाजा खोला। उन्हें तुरंत एक खून की धार, तेज गंध का एहसास हुआ। समर ने अंदर जाते ही लाइट जलाई और सामने को सीन देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। लिविंग रूम में जमीन पर एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था और चारों ओर खून की एक सैलाब तालाब बन गया था। वो अधेड़ उम्र की महिला कोई और नहीं बल्कि असली मिस माया ही थी। कियारा तुरंत मिस माया के बगल में बैठ गई और चीखते हुए बोली, मिस 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 माया। कियारा मिस माया के शरीर को पकड़ते हुए रोने लगी। कियारा को बहुत दुख हो रहा था। वो बहुत परेशान थी। उसे उन किलर्स पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने उसके सबसे करीबी इंसान को मार डाला था। समर के चेहरे पर उदासी छा गई। वो बेडरूम में गया। उसने देखा कि मिस माया के पति को भी मार दिया था। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। समर ने उस बुजुर्ग दंपति को देखकर, जिनकी भयानक मौत हुई थी, गुस्से से उदास स्वर में कहा, कंकाल लीक, तुम लोग तो मरने के लायक हो। समर ने कंकाल लीक को अपनी हिट लिस्ट में टॉप पर डाल दिया। कंकाल लीक द्वारा $10 करोड़ की उसकी हत्या करना समझ में आता था, लेकिन वे उस निर्दोष बुजुर्ग दंपति को कैसे मार सकते थे? कंकाल लीक ने हद पार कर दी। जब समर बेडरूम में आया तो उसने देखा कियारा अभी भी मिस माया से लिपट कर रो रही थी। समर ने कियारा की पीठ को थपथपाते हुए कहा, हनी जो गुजर गए हैं वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। ऐसा रोने से क्या होगा? हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करनी चाहिए। वो जानता था कि कियारा कभी भी रोती नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, लेकिन ये घटना उसके लिए बहुत दुखदायक थी। समर ने निशा को फोन किया, बताया कि कंकाल लीक के यहाँ लोगों ने किसी को मार दिया है। इसके बाद वो जब वापस अपने विला में पहुंचे तो सुबह के 3 बज चुके थे। कियारा अभी भी बहुत परेशान थी। समर ने उसे सोने से पहले काफी देर तक दिलासा दिया। कियारा के सो जाने के बाद समर पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में वापस आ गया। बेडरूम के अंदर आते ही समर ने अपना कंप्यूटर चालू किया। एक मिस्टीरियस वेबसाइट पर गया। उसने वेबसाइट खोलते ही अपना आईडी पासवर्ड डाला। उसके आईडी पासवर्ड डालते ही स्क्रीन काली हो गई और एक विशाल शैडो दिखाई दी।
कुछ सेकंड बाद वो ब्लैक शैडो भी गायब हो गई। एक चैटरूम दिखाई दिया। स्क्रीन पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की, कोक्शियन लड़की दिखाई दी। वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि शैडो ग्रुप टीम की मेंबर एलिस थी। एलिस ने अपने लाल होठों पर जीभ फिराते हुए कड़वाहट से कहा, हाइनेस, आपने आखिरकार मुझसे कांटेक्ट कर ही लिया। मुझे आपकी बहुत याद आती है। समर ने बहुत समय से शैडो ग्रुप से संपर्क नहीं किया था। एलिस का कड़वा होना स्वाभाविक था। समर ने उसकी नाराजगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, एलिस, क्या तुमने मिशन पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें सौंपा था? टाइगर किंग के हेड ऑफिस को ध्वस्त करने का मिशन। एलिस ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, हमने टाइगर किंग की सारी टीम को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बेटे को किसी ने बचा लिया। समर ने हैरानी से पूछा, किसे बचाया उसने? एलिस ने दुखी होकर कहा, यह बहुत मिस्टीरियस व्यक्ति है। हमें अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। एलिस की बातें सुनकर समर चुप हो गया। उसे इस शैडो ग्रुप टीम की ताकत का अंदाजा था। वे किंगों में सबसे ज्यादा पावरफुल अस्तित्व रखती थी। जाहिर है, अगर वो किसी किंग से भी मिलते हैं तो शैडो ग्रुप टीम का उनका मुकाबला आसानी से कर सकती थी। जिस व्यक्ति ने टाइगर किंग के बेटों को बचाया होगा, वह एक किंग जितना ही पावरफुल होगा। तभी तो वो टाइगर किंग को शैडो ग्रुप टीम से बचा पाया होगा। तभी समर ने याद करते हुए एलिस से कहा, अरे हाँ एलिस, मेरे लिए तुम्हें जल्दी से कंकाल लीक्स की जांच करनी होगी। एलिस ने धीरे से कहा, हाइनेस, कंकाल लीग 4 बड़े किलर्स की लीगों में से एक है। क्या उन्होंने आपको ऑफेंड किया है? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, उनके एक किलर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मार डाला। समर की बात सुनते ही एलिस ने गुस्से में कहा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन्होंने आपको मारने की कोशिश की। अब उनको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एलिस की बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया। वो चाहता था कि एलिस पहले कंकाल लीग की जांच करे, ताकि वे उन्हें एक ही बार में खत्म कर सके। एलिस ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, शैडो किंग, आप हमसे मिलने शैडो ग्रुप कब आ रहे हैं? उसे समर की बहुत याद आ रही थी। बहुत समय हो गया था कि वो समर से मिली नहीं थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जल्द ही आऊंगा, और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम लोगों से जरूर मिलूंगा। उसकी बात सुनते ही एलिस ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको जल्द ही से जल्द आना होगा। ठीक है हाइनेस, अब मुझे जाना होगा। मॉन्क ने अभी मुझे मैसेज भेजा है कि उसने टाइगर किंग के बेटे को खोज लिया। बाय बाय। समर ने भी तुरंत अलविदा कहा और कहा, ठीक है बाय, लेकिन जो भी करना ध्यान से करना एलिस। समर की बात पूरी नहीं हुई थी। एलिस ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। इससे वो थोड़ा अवाक रह गया। एलिस अभी भी लापरवाह और चिड़चिड़ी थी, जैसा उसे याद था। पुरानी यादों को याद करते हुए समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन दिनों जब वो शैडो ग्रुप की टीम का लीडर था और एलिस एक लापरवाह और होशियार लड़की थी। इसके बाद वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह समर जल्दी उठा और वो कियारा के लिए नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाने लगा। जैसे वो नीचे किचन में पहुंचा तो उसने देखा कियारा पहले से ही उठ चुकी थी और वो किचन में नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर में कियारा ने नाश्ता बना लिया। नाश्ता सादा था, उसमें दलिया और एक प्लेट तली हुई सब्जियां थी। आज उसने उस कुक बुक का फायदा उठाया था और नाश्ता तैयार किया था। उसके बाद दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। कियारा ने समर से पूछा, जानू, खाना कैसा है? समर ने मुस्कुराते हुए खाने की तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना है। उसकी तारीफ सुनते ही कियारा बहुत खुश हो गई। कियारा का बनाया हुआ खाना लाजवाब था, फिर भी उसकी तुलना में समर के बनाए खाने से नहीं की जा सकती थी। तभी कियारा को कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से लेने वाला बकाया याद आया तो उसने समर से कहा, अरे हाँ डियर, आज आपको कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट से बकाया राशि लेकर आनी है। समर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं चेक लेकर ही आऊंगा। वो दोनों कुछ ही देर में अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंच गए। कंपनी पहुंचते ही समर सेल्स डिपार्टमेंट में गया और उसने अपने डेस्क से कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। उसे ध्यान से पढ़ने के बाद वो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो कंपनी में पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट अभी भी उसे थोड़ी डरी हुई लग रही थी, जिससे समर की बोलती बंद हो गई। समर ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता से पूछा, अरे ब्यूटी, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? लेकिन अंकिता ने फिर भी डरते हुए कहा, अरे अरे तुम
तुम आज फिर यहाँ क्या करने आए हो? समर अवाक रह गया और पहली बार उसके खूबसूरत रूप पर शक करने लगा। दूसरी हसीनाएं उसे देखकर उत्साहित होती थी। रिसेप्शनिस्ट डरी हुई थी, पता नहीं क्यों। समर ने अवाक होकर पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी के चेयरपर्सन आज कंपनी आई है? अंकिता ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो अपने कैबिन में है। समर ने सिर हिलाया और पायल के कैबिन की तरफ चल पड़ा। अंकिता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वो पायल का दोस्त है, तो वो उसे रोक नहीं पाई। तभी वो बाहर चला गया और उसने खटखट की आवाज दी। समर ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक मोहक आवाज आई, अंदर आ जाओ। समर ने दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि पायल कुछ डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर रही थी। उसका मोहक चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसकी आंखें माणिक जैसी थी। उसके पलकें आकर्षक ढंग से फड़फड़ा रही थी। समर को देखते ही पायल की भौहें सिकुड़ गई। उसने समर से पूछा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज ऑफिस क्यों नहीं गए? समर अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो मन ही मन सोचने लगा, पायल, मैं तुमसे क्या कहूं कि मैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अग्रवाल इंडस्ट्रीज के बीच जो प्रोजेक्ट का पेंडिंग बैलेंस लेने आया हूं। पायल समझदार थी। उसने समर की हरकतों को भांप लिया और उसने समर के हाथ में पड़ी कॉन्ट्रैक्ट फाइल पर नजर डाली और कहा, ओह, तो क्या तुम ये पेंडिंग पेमेंट लेने आए हो? समर ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन पायल की बुद्धिमत्ता की तारीफ भी की। पायल वाकई बहुत होशियार थी। समर की हाँ पाते ही पायल ने चेक बुक निकाली। एक चेक समर की ओर बढ़ाते हुए कहा, समर, ये लो, अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की पेंडिंग पेमेंट का चेक। मैंने इसे पहले ही तैयार करके रखा था। पायल ने मोहक मुस्कान के साथ समर को चेक दे दिया। उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि वो जल्द ही इंदौर छोड़ने वाली थी। उसका परिवार उसे दिल्ली वापस जाने के लिए कह रहा था। जब समर चेक लेने के लिए आया, तो पायल ने उसका हाथ पकड़ा और वो उससे लिपट गई। पायल ने समर से कहा, समर, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वो जानती थी कि इंदौर शहर में अब उसके पास ज्यादा समय है नहीं, इसलिए वो समर के साथ बिताए हर पल को बहुत महत्व देती थी। इसलिए समर को देखते ही उसने झट से खुद को समर को सौंप दिया। समर ने भी तुरंत पायल के कोमल होठों को अपने होठों पर रख लिया। पायल उत्तेजित लग रही थी। उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू किए और कुछ ही देर में दोनों ये भी भूल गए कि वो ऑफिस में है। थोड़ी देर बाद पायल थक कर समर की बाहों में लेट गई। समर ने पायल की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हो। पायल अभी भी बहुत एक्साइटेड थी। उसने उसे काफी परेशान किया और समर की बात सुनकर पायल घबरा गई। उसे भी शर्म आने लगी थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की खटखट सुनकर दोनों ही बुरी तरह से घबरा गए। दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े पहने। तभी किसी ने धक्का दिया और दरवाजा खोल दिया। हिमांशी दौड़कर ऑफिस में आ गई। उन दोनों को देखते ही हिमांशी खिलखिलाते हुए बोली, जीजू, आप भी यहाँ हैं। जब उसने देखा कि समर भी ऑफिस में है और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हिमांशी के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति आ गई। उसने उन दोनों के अस्त व्यस्त कपड़े भी देख लिए थे। समर ने उससे पूछा, हाँ हिमांशी, क्या बात है? हिमांशी कुछ बोलने ही वाली थी। पायल ने उसे घूर कर रोक दिया। पायल ने समर को जाने का इशारा करते हुए कहा, समर, मैंने तुम्हें अग्रवाल इंडस्ट्री की पेमेंट का चेक दे दिया है, तो अब तुम जा सकते हो। समर उलझन में था कि अवोक पायल को देखकर रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? तुम अभी तो बहुत एक्साइटेड थी, अब मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इसको क्या हो गया है। लेकिन पायल उसकी उलझन दूर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जगह से उठी। उसने समर को ऑफिस से बाहर धकेला। वो जाने पर मजबूर करने पर आ गई थी। समर अवाक होकर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बाहर चला गया। समर के बाहर जाते ही उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, पायल इतनी जल्दी क्यों बदल गई? समर को लगा कि पायल ने अभी बहुत ही अजीब व्यवहार किया है। इधर समर के जाने के बाद पायल ने अपनी छाती थपथपाई और एक लंबी सांस ली। उसने हिमांशी की तरफ देखा और कहा, तुमने तो लगभग सब कुछ बता ही दिया था। हिमांशी ने अपनी जेब बाहर निकाली और धीरे से कहा, अरे लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम पर रोक दिया दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। पायल का मोहक चेहरा घबराहट से भर गया और उसने धीरे से कहा,
ठीक है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन अब मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है। हिमांशी ने रिपोर्ट फाइल उसके डेस्क पर रखते हुए कहा। दीदी, डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं। हिमांशी की बात सुनते ही पायल का शरीर लड़खड़ा गया। वो लगभग जमीन पर ही गिर गई और उसे सबसे ज्यादा डर प्रेग्नेंट होने का ही था। हिमांशी ने उसको तुरंत संभालते हुए पूछा, दीदी, क्या तुम बता सकती हो कि इस बच्चे का पिता कौन है? पायल ने हिमांशी से कहा। हिमांशी, मुझसे कुछ मत पूछो, बस तुम ये बात किसी को मत बताना। तुमने अपना मुंह किसी के आगे खोलना नहीं है, समझ रही हो ना? उसकी प्रेगनेंसी एक गंभीर मामला था। अगर इसे ठीक से सुलझाया नहीं गया तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। उधर समर चेक को वापस लेकर अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंच गया। सीधे सीए ऑफिस में चला गया। उसने चेक कियारा को दिया। कियारा ने चेक लेते हुए अच्छी तरह से काम पूरा करने के लिए उसकी तारीफ भी की। समर कियारा ऑफिस से बाहर निकला और सेल्स डिपार्टमेंट में अपनी सीट पर वापस चला गया। सेल्स डिपार्टमेंट में कई लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि वो सीईओ का पति है। सब मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। काम पर होने के बावजूद ज्यादा काम नहीं था और इससे पहले कि वो डिपार्टमेंट का नंबर 1 सेल्स पर्सन भी था। आखिरकार कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ एक ही प्रोजेक्ट में उसने कंपनी को 100 करोड़ रुपए दिलाए थे। इसलिए वो कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन चुका था। लेकिन समर को इस उपाधि की परवाह नहीं थी। वो अभी भी पायल के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि आज पायल बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। समर बोर हो रहा था, इसलिए उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और द लैंडलॉर्ड नाम का एक कार्ड गेम खेलना शुरू कर दिया, जो एक बहुत ही लोकप्रिय गेम था और बहुत ही लोगों को पसंद भी था। जब ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो कियारा समर के पास सेल्स डिपार्टमेंट में आ गई थी। उसने जब समर का चेहरा देखा तो वो थोड़ा परेशान लग रहा था, इसलिए उसने समर से पूछा, डियर, आप मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हैं। समर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, जब से हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चला है, तब से हर कोई मुझे खुश करने की कोशिश करता। मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा रिश्ता कमजोर हो गया है। कियारा ने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, जान, आप कंपनी के सीईओ के पति हैं, स्वाभाविक रूप से आपको खुश करना चाहेंगे ही। समर जानता था कियारा सही कह रही है। हर चीज में अच्छी बुरी बातें दोनों होती हैं। दोनों सेल्स डिपार्टमेंट के बाहर निकले, अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर चल दिए। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पार्किंग में कुछ गुंडों का समूह डंडे लिए खड़ा था। गुंडे कियारा की BMW पर बैठे थे। कुछ स्मोकिंग भी कर रहे थे और कुछ लापरवाही से बातें कर रहे थे। उनका लीडर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, जो सर्दी होने की वजह से पहले ही सैंडो भी पहने हुआ था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। उसका नाम महावीर था। वो बिहार बॉयज गैंग का लीडर था। उसे शोभा शर्मा ने अपना बदला लेने के लिए भेजा था। बेशक महावीर खुद भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। कियारा ने गुंडों को अपनी BMW पर बैठे देखकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरी गाड़ी पर क्यों बैठे हो? ये गाड़ी उसकी सबसे फेवरेट गाड़ी थी, इसलिए वो परेशान हो रही थी। महावीर ने आंखों में एक चमक लाते हुए पूछा, बेटे, तुम ही समर की पत्नी कियारा हो ना? शोभा ने उसे कहा था कि समर को सबक सिखाने के बाद वो कियारा को भी सबक सिखा सकता है। उसने कियारा को इतना खूबसूरत होने का उम्मीद नहीं किया था। कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, मैं समर की पत्नी हूँ। तुम लोग कौन हो? महावीर ने हल्के से कहा, अरे, हमें शोभा मैडम ने भेजा है। वो चाहती हैं कि हम तुम्हें और समर को सबक सिखाएं। शोभा का नाम सुनते ही कियारा के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था मैडम शोभा वार्ड से निकलने की वजह से नाराज थी। तभी समर ने उन गुंडों से एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, महावीर, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, गाड़ी से नीचे उतरकर हमसे माफी मांग लो और यहां से चले जाओ। दूसरा, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जैसे महावीर कियारा को देख रहा था, उसको देखकर समर को गुस्सा आ गया। उसकी बातें सुनते ही महावीर ने अपनी पीछे खड़ी भीड़ से पूछा, अरे भाई, वो चाहता है कि हम माफी मांगे, क्या तुम लोग राजी हो? गुंडों ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं महावीर भाई, हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। यह आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महावीर ने कहा, हाँ, उसने कहा था कि हमें उसकी गाड़ी से उतर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दर्जनों गुंडों की ऊंची आवाजों ने कहा, हमें उसकी गाड़ी तोड़ देनी चाहिए भाई।
उन्होंने अपने हाथों में डंडे बीएमडब्ल्यू की ओर लहरा दिए। पल भर में बीएमडब्ल्यू को चकनाचूर कर दिया। क्यारा ने जब देखा कि उसकी बीएमडब्ल्यू चकनाचूर हो गई है तो उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। यह उसकी फेवरेट गाड़ी थी, इसलिए उसको उन सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। समर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गुस्से में कहा, महावीर, अब तुम अपनी मौत से पंगा ले रहे हो। महावीर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर, तुमने मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ दिए। तुमने मैडम शोभा को भी अफेंड करने की गलती की। आज मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम आज अपनी मौत की भीख मांगोगे। महावीर की धमकियां सुनकर समर शांत था। वो गुस्से में नहीं दिखाई दे रहा था। जो लोग उसे जानते थे वो समझ गए थे कि वो गुस्से से आग बबूला होने ही वाला है। महावीर ने अपने जोड़ों को मटकाते हुए मांसपेशियां पकड़ते हुए कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। इसी ताकत की वजह से तो महावीर इंदौर शहर की सबसे ताकतवर गैंग का लीडर बना था। वह बहुत ही ताकतवर था और इंदौर शहर की बॉक्सिंग कंपटीशन का पिछले कई सालों से नंबर 1 चैंपियन भी था। महावीर ने जमीन पर पैर पटका और जमीन एकदम से कांप उठी। वो समर की ओर बढ़ा और अपना बायां हाथ उठाकर समर को जोरदार पंच मारने लगा। उसका पंच अपनी तरफ आता देखकर समर ने भी अपने बाएं हाथ उठाया और उसने महावीर का पंच आसानी से पकड़ लिया। समर को इतनी आसानी से महावीर का पंच रोकता हुआ देखकर पीछे खड़े सभी गुंडे दंग रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। वो जानते थे कि महावीर एक कुशल मार्शल आर्ट फाइटर था। वो लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर था। उस अकेले ने अपनी ताकत के दम पर इंदौर शहर के सभी गैंग्स को हरा दिया था। इन गुंडों ने महावीर के मोटे तख्ते तोड़ दिए थे, लेकिन अब उसको एक पंच को ही उस आदमी ने एक आसानी से रोक दिया। महावीर का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि जैसे उसका हाथ किसी कोई लोहे की चीज से टकरा गया हो। वो बिल्कुल भी अपना हाथ हिला नहीं पा रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन अपना हाथ नहीं हटा पाया। महावीर ने उदास होकर कहा, दोस्त, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन समर ने अपना बायां हाथ जोर से भींच दिया, जिससे महावीर के हाथ की हड्डियां टूट गई। उसकी सफेद हड्डियां उभर कर बाहर आ चुकी थी। इसके बाद समर ने महावीर का गला पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, आह, क्या तुम अब भी मुझे सबक सिखाना चाहते हो? महावीर ने डरते हुए कहा, नहीं, नहीं भाई, मैं आपसे कभी भी नहीं उलझूंगा। समर ने उसका गला पकड़ रखा था। उसकी जान समर के हाथों में थी। अगर समर ने उसका गला भींच दिया होता तो उसकी जान भी चली जाती। समर ने कियारा की टूटी हुई बीएमडब्ल्यू की ओर इशारा किया और महावीर से पूछा, महावीर, तुमने मेरी पत्नी की बीएमडब्ल्यू तोड़ दी। अभी इसका क्या करना चाहिए? महावीर ने कहा, मैं 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 आपको पैसे दे दूंगा। मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। सामने वाला युवक बहुत ताकतवर था और उसने एक पल में उसके एक दर्जन से गुंडों को हरा दिया था। महावीर एक चतुर आदमी था। वो जानता था कि वो उस युवक को हरा नहीं पाएगा। महावीर ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक समर को थमाते हुए कहा, बड़े भाई, बड़े भाई, ये गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है उसको चुकाने के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक है। समर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, ये बहुत कम है। महावीर ने कहा, बड़े भाई, ये रहा लो 2 करोड़ का चेक। समर ने फिर से नाम में सिर हिलाते हुए कहा, यह भी बहुत कम है। महावीर ने पैसे और बढ़ाते हुए कहा, भाई, ये लो 3 करोड़ रुपए। समर ने फिर नाम में सिर हिला दिया और कहा, बहुत कम है। महावीर ने कहा, बड़े भाई, ये लो 50 करोड़ रुपए। मेरे बैंक में बस इतना ही पैसा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके माता पिता मर गए हों। उसे न सिर्फ पिटाई झेलनी थी बल्कि समर को भी मुआवजा देना पड़ा। आखिरकार महावीर ने समर को 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया। सूखी कियारा की गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, इसलिए समर और कियारा घर जाने के लिए टैक्सी ले सकते थे। दोनों अपने विला में लौट गए और समर खाना खाने चला गया और कियारा नहाने चली गई। जब समर ने खाना खत्म किया और तब तक कियारा नहा धोकर सफेद पजामा पहन चुकी थी। कियारा वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत था। नुकीली नाक और चेरी जैसे होठ बड़े ही शानदार लग रहे थे। समर ने उसके पास जाते हुए प्यार से कहा, हनी, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता हूँ। कियारा ने इसे हिलाकर उसकी बात मान ली, लेकिन अगले ही पल कियारा को अफसोस हुआ। समर ने उसे चॉपस्टिक से नहीं खिलाया बल्कि हाथ से खाना खिलाया।
समर ने खाना मुंह में डाला और सीधे होठों से कियारा को खिलाया। कियारा को बहुत शर्म आ रही थी। कियारा ने समर को घूरते हुए मन ही मन सोचा, बदमाश, तुम सिर्फ मुझे धमकाना जानते हो। पूरे खाने के दौरान समर ने अपने हाथों से कियारा को खाना खिलाया, उसका फायदा उठाया और खाना खाने और आराम करने के बाद समर कियारा को दूसरी मंजिल वाले बेडरूम में ले गया। उसने तय किया कि आज रात वो कियारा को अपना बना लेगा। कियारा बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा मनमोहक था और उसकी आंखें पानी के कुंड जैसी थी और रेड वाइन की तरह आकर्षक लग रही थी। समर खुद भी अपने बगल में बिस्तर पर गिर गया। वो अब कियारा को अपना बनाने के लिए तैयारी कर चुका था। उसने तय किया कि आज रात वो कियारा को जी भरकर प्यार करेगा। जैसे ही समर शुरू करने वाला था, कियारा के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। कियारा ने कहा, नहीं डार्लिंग, लगता है मुझे पीरियड्स आ गए हैं। हे भगवान, समर तो पागल ही हो गया था। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। कियारा ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी डियर, यहाँ आपने इतना वेट किया है तो और कुछ दिन और वेट कर लीजिए। मोह कियारा को देखकर समर का खून खोल उठा। उसने हाथ हिलाया और बिना कुछ कहे कियारा के बेडरूम से बाहर चला गया। आज हर हाल में कियारा के साथ सोना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो कहीं खुद पर काबू नहीं रख पाया और इसलिए वो बेडरूम से वापस जाकर काम खत्म करने के बारे में सोचने लगा। अपने बेडरूम में पहुंचते ही समर ने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसे मिस्टीरियस वेबसाइट पर लॉगिन किया और उसके जल्द सामने ही एलिस का चेहरा आ गया। उसने अपनी इच्छाओं को दबाया और उससे बात करने लगा। इस समय उधर इंदौर शहर के ग्रामीण इलाके में काला लबादा पहने एक और जहरीले सांप को पकड़े हुए एक रहस्यमय आदमी एक चट्टान पर बैठा था। उस रहस्यमय आदमी के सामने दो लोग खड़े थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी था और दूसरा एक युवक। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा चौड़ा था और नाक ऊंची थी, लेकिन उसका रंग गोरा था। वो युवक अधेड़ उम्र के आदमी के जैसा था, उसकी नाक भी ऊंची थी। ये युवक कोई और नहीं बल्कि शर्मा परिवार का यंग मास्टर कार्तिक शर्मा था। अधेड़ उम्र का आदमी शर्मा परिवार के हेड सुखबीर शर्मा था और कार्तिक उनका ही बेटा था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपने हाथ से जहरीले सांप को खेलते हुए दोनों आदमियों से पूछा, क्या अब तुम लोगों ने काम पूरा कर लिया जो मैंने तुमसे कहा था? सुखबीर शर्मा ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति के एक डॉक्यूमेंट सौंपते हुए कहा, हाँ, हाँ, ये रही समर की जानकारी। उन डॉक्यूमेंट्स में समर की जानकारी थी जो इंदौर शहर में मिल सकती थी। उसमें उसका पता, उसकी नौकरी और हर संपर्क के बारे में एक एक छोटी छोटी जानकारी थी। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने हल्के से कहा, वेरी गुड, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मामला सुलझने के बाद मैं तुम्हें पेंटा पॉइजन सांप का मार्क दूंगा। सुखबीर शर्मा और कार्तिक ने झुककर कहा, थैंक यू सर, और ये कहते हुए वो वहां से चले गए। तभी काले कपड़े वाले व्यक्ति ने उन दोनों को जहर दे दिया। जहर के कारण वो दर्द से करहा रहे थे। उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सिर्फ काले चोगे वाला आदमी ही उन्हें ठीक कर सकता है। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें उसके आदेशों का पालन करना होगा। समर के मरने के बाद ही काले चोगे वाला आदमी उन्हें दवा देगा। तभी अगली सुबह समर 4 बजे उठ गया था। कियारा भी जल्दी उठ गई थी। आखिरकार आज रोहन की शादी का दिन था। जागने के बाद उन्होंने जल्दी से साफ सफाई की और अपना गिफ्ट लेकर रोहन के घर चले गए। चूंकि समर दूल्हे का दोस्त था, इसलिए उसने खास तौर पर सेवन वुल्फ ब्रांड का टक्सीडो पहना था। उसने ऊपर नाई नीले टाई और सफेद शर्ट और नीचे काली पैंट और काले चमड़े के जूते पहने थे। वो वाकई में बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। रोहन पीसफुल नेबरहुड में रहता था। वहाँ ज्यादातर सफेद पोश या सीनियर मैनेजर लेवल के प्रोफेशनल लोग रहते थे। रोहन पहले इंदौर के एक गरीब इलाके में रहता था, लेकिन जब से ही उसे प्रमोशन मिला वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना था। उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी और जिसकी वजह से वो पीसफुल नेबरहुड में 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला घर में रहने लगा था। वो चौथी मंजिल की पहले यूनिट में खड़ा रहता था। यहाँ न तो ज्यादा ऊंचा था और न ही ज्यादा नीचा। कुल मिलाकर ये एक अच्छी जगह थी। जब समर और कियारा रोहन के घर पहुंचे तो वो पहले से ही दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। कंपनी के सीईओ को देखकर तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गया था। उसने सम्मान भरी आवाज में कहा, सीईओ मैडम, आप इस नाचीज की शादी में आई,
थैंक यू सो मच। आप बहुत बिजी थी, फिर भी आई। आपको मेरी शादी में आने का समय मिला कैसे? जाहिर है उसकी उत्तेजना से उसका चेहरा लाल हो गया था। कियारा मुस्कुराई और बोली, आप मेरे पति के दोस्त हैं, आपकी शादी में आना जरूरी है। ये हमारी तरफ से शादी का गिफ्ट। रोहन ने उत्साह से वो सेट लिया और वो बहुत भावुक हो गया था। सीओ का उसकी शादी में आना उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। ये सब उसके समर भाई की वजह से हुआ था। रोहन ने समर को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। रोहन ने अपना सिर खुजलाया और समर से माफी मांगते हुए कहा, समर भाई, आपको इतनी जल्दी जगाने के लिए माफ करना। समर ने रोहन का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, इसलिए मुझे जल्दी ही आना था। समर मोटे रोहन की बहुत कद्र करता था। रोहन उसके प्रति वफादार भी था। समर ने शादी की सभी जरूरी सामग्री, फूल, चाय के सेट, मोमबत्तियां, शगुन, लिफाफे वगैरह तैयार में करने में उसकी मदद की। जब तक सब कुछ तैयार हुआ तब तक सुबह के 7 बज चुके थे। वो जल्दी से शादी के मंडप में पहुंचे और वेडिंग प्लानर से सारी बातें की। सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया। सुबह 8 बजे वो शादी की गाड़ी में सवार होकर होटल की ओर चल पड़े। होटल से दुल्हन को लेने के बाद वो शहर की बाहरी सड़कों से होते हुए आखिरकार शादी के मंडप में पहुंच गए थे। दुल्हन के परिवार वालों की दूसरी गाड़ियों सीधी मैरिज हॉल में आ गई। लगभग 11:30 बजे बाकी सभी दोस्त रिश्तेदार हॉल में जमा होने लगे थे। सगुन सेरेमनी के दौरान समर ने बिल्कुल भी कानूसी नहीं की। उसने 1 लाख रुपए दिए और जिसे देखकर दुल्हन के सभी रिश्तेदार हैरान हो गए। शादी का लाल पॉकेट तो बस एक संख्या थी। रोहन के नजरिए में उसका रोहन की शादी में शामिल होना बड़ा आशीर्वाद था। दोपहर के समय जब जोड़ा अपनी शादी की शपथ लेने वाला था, एक बड़ी समस्या आ गई। शादी के हॉल में इतने कमरे नहीं थे। हितेश नाम का एक लड़का उन सभी कमरों पर कब्जा जमाए हुए था। हितेश के लिए एक जगह बुक नहीं कर रहा था और दोस्त उसके भी आज शादी थी। उसके पास पर्याप्त कमरे नहीं थे, इसलिए उसने हितेश से मदद मांगी। और जब समर ने हितेश को देखा तो उसकी भौहें सिकोड़ गई, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। उस दिन जब जिया ने समर को अपने पिता के अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलाया था, जब हितेश वहीं पर था। उस समय हितेश जिया को इम्प्रेस करना चाहता था और उसके पिता चाहते थे कि वो साथ रहे। इसलिए जिया ने समर से मदद मांग ली थी और उसका पीछा छुड़ाने के लिए शादी हॉल में रोहन, हितेश और होटल मैनेजर कमरों की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। हितेश मैनेजर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, इस होटल के कमरे मेरे दोस्त इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको कोई परेशानी है? हॉल मैनेजर एक गोल मटोल और अधेड़ उम्र का आदमी था, जो सेकंड क्लास का ना था। उसका नाम शशिकांत था। शशिकांत ने हितेश को पहचान लिया। वो जानता था कि इंदौर शहर के वाइस मेयर का बेटा है। रोहन की बात करे तो वो कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय था, जिसे नाराज करने में मैनेजर को कोई दिक्कत थी नहीं। शशिकांत ने भी हितेश की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर हितेश, बेशक कमरे आपके दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। शशिकांत की बात सुनकर रोहन के चेहरे गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैनेजर शशिकांत, आज मेरी शादी है और यहाँ के कमरे मैंने पहले ही बुक कर लिए थे। अब आपका क्या मतलब है कि आप इसे किसी और को दे रहे हैं? रोहन की बात सुनकर शशिकांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मिस्टर हितेश, मेरे दोस्त हैं और उनको ये कमरे चाहिए। आप अपने रिलेटिव्स को बाकी जगह इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कोई दूसरा हॉल ढूंढ सकते हैं। मैनेजर की बात सुनकर रोहन को और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, मैनेजर शशिकांत, दोपहर हो चुकी है, अब तक कोई दूसरा बैंकेट हॉल ढूंढेंगे? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। रोहन गुस्से में था। वो हॉल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जानता था कि उस समय अगर उसे कोई दूसरा होटल मिल भी गया तो वहां पर्याप्त जगह नहीं होगी। उसकी इंसल्ट होकर ही रहेगी। शशिकांत ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हितेश के बैकग्राउंड को देखते हुए तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। इस होटल में और कमरे नहीं हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। रोहन का शरीर गुस्से से कांप उठा। वो समझ गया कि शशिकांत उसके रिश्तेदारों को होटल नहीं देने लगा। ये सब देखकर रोहन के दोस्त और आपस में रिश्तेदार भी चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक दुबले पतले लड़के ने कहा,
यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं रोहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन यहाँ तो खाने की भी जगह नहीं। उसके पास वाले लड़के ने कहा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसे हाल ही में प्रमोशन मिला है और उसे लगा कि वो जिंदगी में कामयाब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी पुराना निकम्मा रोहन ही है। तभी एक मोटे लड़के ने कहा, अरे मैंने उसकी शादी में 1000 रुपए दिए, फिर भी मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ रहा है। और ये सब देखते हुए रोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नासमझ था। उसने सोचा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने के बाद वो एक कुलीन इंसान बन गया था। अब उसे एहसास हुआ कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले लोगों की नज़र में वो कुछ भी नहीं था। वो आसानी से उसे होटल से बाहर भी निकाल सकते थे। वो गुस्से में था, लाचार भी था। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। तभी एक कड़क आवाज आई, कौन मेरे दोस्त को होटल से बाहर निकालना चाहता है? सभी ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो समर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ चला ही आ रहा था। मैनेजर और रितेश ने जब समर को देखा तो उसको देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। शशिकांत तेजी से समर की ओर दौड़ा और विनम्रता से पूछा, समर, आप यहाँ कैसे? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शशिकांत ने समर को तुरंत पहचान लिया। वो जानता था कि समर के पास कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का प्लेटिनम कार्ड है। शशिकांत के बदलते रवैये को देखकर हितेश हैरान हो गया। मैनेजर उसका भी इतना ही सम्मान नहीं करता था जितना वो अब समर का कर रहा था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए मैनेजर से पूछा, मैनेजर शशिकांत, मैंने सुना है कि आप मेरे दोस्त को होटल से बाहर निकालना चाहते हैं। शशिकांत के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, समर भाई, समर भाई, आप कपूर ग्रुप के वीआईपी गेस्ट हैं। मैं आपके दोस्त को निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। समर ने रोहन की ओर इशारा करके पूछा, अरे सच में? वो मेरा दोस्त है। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आपके पास और कमरे नहीं हैं और आप यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे? शशिकांत ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या रोहन आपका दोस्त है? समर की बात सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी का इतना नौमसा सा एम्प्लॉय समर का दोस्त होगा। वो उलझन में पड़ गया। कपूर ग्रुप के प्लेटिनम कार्ड होल्डर इतने सामान्य व्यक्ति से दोस्ती कैसे कर सकते थे? वो अभी बीच में फंस गया था। एक तरफ कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक वीआईपी और दूसरी तरफ मिस्टर हितेश, जिसका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था। तभी हितेश ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी मिलोगे। हितेश को इस घटिया आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिया का बॉयफ्रेंड था। उसे उसने किस भी किया था। समर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे हितेश, क्या बात है? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। क्या अब तुम्हारा अपेंडिक्स ठीक हो गया? पिछली बार डिनर के दौरान समर एक ही नजर में उसे समझ गया था कि हितेश को अपेंडिक्स है। हितेश ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, समर, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, आज मेरे दोस्त की शादी है। हम यहाँ के सभी कमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। समर ने भी उसी टोन में जवाब दिया, माफ करना, लेकिन आज मेरे दोस्त रोहन की भी शादी है और उसे भी आज इन कमरों का इस्तेमाल करना है। अब जब हम पहले ही यहाँ से आ गए हैं और तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? हितेश ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जीत सकते हो? उसकी बात सुनकर समर ठिठक कर हंसा और बोला, तुम खुद को क्या समझते हो? आज ये होटल मेरे दोस्त का है। कोई भी जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। हितेश को यह मजाक लगा। मैनेजर अभी भी उसको बाहर तो निकाल रहा था। वो शशिकांत की ओर मुड़ा और उसके चेहरे का भाव गंभीर था। उसने शशिकांत से कहा, मैनेजर शशिकांत, मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी इनको बाहर निकाल दो, वरना। शशिकांत हितेश के बैकग्राउंड के बारे में जानता था। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने शशिकांत पंगा ले सके। शशिकांत जानता था कि वो दोनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे कोई चुनना है तो हितेश को चुनेगा, क्योंकि हितेश ज्यादा पावरफुल था। शशिकांत समर की ओर मुड़ा और उसने कहा, माफ करना मिस्टर समर, क्या आप लोगों को होटल बदलने में कोई आपत्ति है? समर ने शशिकांत से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मैनेजर शशिकांत, क्या तुम चाहते हो कि हम होटल छोड़ दें? शशिकांत ने अनिच्छा से कहा, हाँ, क्योंकि मिस्टर हितेश के दोस्त यहाँ शादी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद सुनकर समर को गुस्सा आ रहा था।
उसकी आंखों में ठंडक आ गई और वो इस बात से नाराज था कि शशिकांत ने हितेश का साथ दिया। उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि शशिकांत हितेश से डर रहा है। हितेश वाकई में ऐसा इंसान नहीं था जिसका कोई आम इंसान पंगा ले सके। तभी टैप टैप की आवाज आई। अचानक पूरे हॉल में कदमों की आवाज सुनाई दी। लाल रंग की ड्रेस पहने एक लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहने वहां आ गई थी। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा मोहक था और चेरी जैसे होठ लाल चुलबुले थे। ये कोई और नहीं, पायल आ गई थी। पायल आज होटल का निरीक्षण करने आई थी। तभी एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। वो शशिकांत की ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। शशिकांत ने अपना हाथ मुंह पर रखा और हैरान होते हुए पूछा, यंग मिस्ट्रेस पायल, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो बहुत उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेयरपर्सन ने उसे मारा क्यों। पायल ने ठंडे स्वर में पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने अभी समर को होटल से बाहर जाने के लिए कहा? शशिकांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, यंग मिस्ट्रेस, हमारे होटल में इतने कमरे नहीं हैं। मिस्टर हितेश को उनका उपयोग करना है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास समर को देने के लिए कोई और कमरे है नहीं। स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए उसने बोहें चढ़ाई। शशिकांत के दृष्टिकोण में उसने सोचा कि ये महोदय समझ जाएंगे। जब जानते थे कि हितेश कौन है और उसका बैकग्राउंड समर से ज्यादा पावरफुल मजबूत था। लेकिन अब कहानी उल्टी हो चुकी थी। अब यहाँ पर पायल आ चुकी थी और पायल भी समर की तरफ थी। अब क्या करेगी पायल? क्या हितेश को जाने के लिए कहेगी या फिर क्या होगा अब आगे कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा।